बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने पहले पढ़ा था बायोलॉजी और इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर हमने व्हाट इज़ लाइफ पढ़ी थी कि लाइफ क्या होती है, उसके लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की शाखें कौन कौन सी हैं, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी deals with the structure, function, and many other descriptions of living things। जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो हमें बताती है बनावट और फंक्शन और अदर अदर डिस्क्रिप्शंस, और भी हमें वजाहतें बताती हैं अबाउट लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके प्रोसेसेस हमें मॉडर्न बायोलॉजी बताती है। तो मॉडर्न बायोलॉजी क्या है? मॉडर्न बायोलॉजी, ये टर्म आ गया है मॉडर्न बायोलॉजी। ये हम सीखते हैं मॉडर्न बायोलॉजी में क्या क्या आ जाता है। मॉडर्न बायोलॉजी में पहले पहले आता है टू अंडरस्टैंड। मॉडर्न बायोलॉजी हमें क्या समझाती है? हाउ ऑर्गेनिजम्स फंक्शन, कि ऑर्गेनिजम्स फंक्शन कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हमें मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर पता चलता है। वो डील्स करती है हाउ ऑर्गेनिजम्स फंक्शन। जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनके अंदर प्रोसेस कौन से होते हैं। और मॉडर्न बायोलॉजी हमें बताती है इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट, और ऑर्गेनिजम्स अपने माहौल को इंटरेक्ट कैसे करता है। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो अपने माहौल में वो इंटरेक्ट कैसे करता है। वो अपने इन्वायरमेंट, जो हमारे इर्द गिर्द है, माहौल है, वो से इंटरेक्ट कैसे करता है। वो जाहिर है सांस लेता है, वो खाना खाता है, वो ब्रीथ करता है। तो मतलब कि इन्वायरमेंट से उसका ताल्लुक। फिर आ जाता है मॉडर्न बायोलॉजी में एवोल्यूशन, के वक्त के साथ ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में तब्दीली हो जाती है, उसकी एवोल्यूशन हो जाती है, चेंजेस। फंक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यूज ऑर्गन्स। मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर सेल के फंक्शन, टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज क्या होता है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो उसके फंक्शन, और टिश्यू बनकर ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसके फंक्शंस भी हम डील करते हैं मॉडर्न बायोलॉजी में। इंटरेक्शन ऑफ अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनका खुद का ताल्लुक क्या है, इसमें यह भी स्टडी की जाती है। और मेडिसिन, अद्वियात जो हैं। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जीन को बदला जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का यूज़ किया जाता है, उसे एक नई नई शेप दी जाती है। न्यू ऑर्गेनिजम्स तब में तब्दील हो जाता है, मतलब कि उसमें जीन चेंज करके हमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिलती है। तो मैनिपुलेशन ऑफ जीन बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। जेनेटिक्स, स्टडी स्टडी अबाउट जीन्स, जीन के मुतालिक। हेरिडिटी। और इकोलॉजी, इकोसिस्टम, मतलब के ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के, उनके बीच में जो ताल्लुक होता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब कि सेल के अंदर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाते हैं सेल को और उसके ऑर्गेनेल्स को, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम फिर आगे चलते हैं।
तो मॉडर्न बायोलॉजी का हमें पता चल गया। आगे पढ़ते हैं। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी has led to the division of biology into specialized branches. एडवांस जो रिसर्च 20वीं सदी में की गई थी, कुछ उसने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी बताए और उसकी ब्रांचेस भी। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। कुछ हमें ब्रांचेस मिलती हैं जो नीचे बयान की गई हैं। देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहली आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है। GR मीन्स ग्रीक। मॉर्फ, ये पहला लफ्ज है मॉर्फ। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, और लॉजी, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, स्टडी। इसकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ये हमें बताती है कि ऑर्गेनिजम्स जो भी जानदार हैं उसकी बाहरी बनावट जो भी है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म इसमें आ जाता है। मिसाल के फॉर्म हमें, मिसाल के तौर पर मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी बाहरी बनावट हमें इसमें स्टडी करते हैं, और एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में अगर ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी की जाए तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल स्टडी में पहले आ जाता है, मतलब कि उसका कलर देखेंगे। एक तो ऑर्गेनिज्म का कलर देखेंगे, उसकी शेप, उसकी साइज और स्ट्रक्चर, मतलब कि उसकी जो एक्सटर्नल लुक है वो हमें मॉर्फोलॉजी बताती है। मिसाल के तौर पर मछली है ये, मिसाल के तौर पर ये फिश है। अभी फिश की एक्सटर्नल स्टडी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखेंगे कि उसका कलर कौन सा है, उसकी शेप कैसी है, और इसकी साइज़ कैसी है, और इसकी स्ट्रक्चर बनावट कैसी है, उसकी बॉडी शेप, ये जो स्केल्स बने हैं वो कैसे हैं, उनकी आँख कैसी है। मतलब हमें मॉर्फोलॉजी यही बताती है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर आ जाते हैं एनाटॉमी पर। एनो एनो ये भी ग्रीक वर्ड है। एनो मीन्स पार्ट और अप, और टॉम मीन्स कट या कटिंग। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। तो ये बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंदरूनी जो पार्ट्स की बनावट है उसकी स्टडी को कट करके उस ऑर्गेनिज्म को हम अगर स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी कहलाएगी। एनाटॉमी मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम कट करके, अगर प्लांट है या एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम उसे अगर चीर फाड़ के हम उसे ओपन करेंगे तो हम उसकी अगर दिल की स्टडी करें, फेफड़ों की, लंग्स की और लिवर की और इंटेस्टाइन, जो भी अंदरूनी जो ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, हम अगर उनकी स्टडी करेंगे तो हम एनाटॉमी में करेंगे, उसे एनाटॉमी कहते हैं। फिर आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ऐसे लफ्ज से पता चलता है कि सेल की स्टडी। लैटिन वर्ड है सेल्स, मीन्स कंपार्टमेंट, और ग्रीक है बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। The study of cell and its organelles.
सेल की स्टडी को कहते हैं, और इसके सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, जो भी उनके ऑर्गेनेल्स हैं उसके पार्ट्स हैं, तो उसे हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। तो सेल की स्टडी और उसके ऑर्गेनेल्स की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अभी हमें ये तो पता चल गया कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स, हम अगर इसकी डेफिनेशन लें, ऑर्गेनेल्स, अब सेल होता है, मिसाल के तौर पर ये सेल है तो उसका ये न्यूक्लियस होगा, उसमें ये क्रोमोसोम्स होगा। तो इसके जो पार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, मतलब कि इसके लाइजोसोम्स, मतलब इसके जो सेल के पार्ट्स हैं उसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेनेल्स और organelles are the parts of cell, या cell parts are called organelles, or organelles are the parts of cell। तो ऑर्गेनल्स का हमें पता चल गया कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ये जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनल्स हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, और इसके स्ट्रक्चर क्या होती है, ये क्या काम करते हैं, ये आगे आगे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा तो हम पढ़ते जाएंगे। फिर आता है हिस्टोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है, हिस्टोस मीन्स टिश्यूज, और लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, हमें पता है। हिस्टोस मीन्स टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? व्हेन द सेल्स कंबाइन फॉर्म टिश्यूज। जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। जैसे आँख हमें हमारी है, वो करोड़ों सेल्स की बनी है, तो सेल को हम बस नाम देते हैं टिश्यू का, कि आँख हमारी टिश्यू से बनी है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें स्टडी करवाती है टिश्यूज की, प्लांट्स और एनिमल के जो टिश्यूज हैं उसकी बनावट। सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और आगे है फिजियोलॉजी। ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स मीन्स नेचर, और लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, स्टडी। इसकी डेफिनेशन है, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें बताती है जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदार के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन प्रोसेस है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस है। जो भी प्रोसेसेस हमारे फंक्शंस होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, हम उसे उसमें फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये ब्रांच है जो हमें बताती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है। आगे है टैक्सोनॉमी। ग्रीक ये वर्ड है, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, और नोमोस मीन्स नेम, मतलब कि किसी चीज़ को तरतीब देना, अरेंजमेंट देना, और उसको नाम देना। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें ब्रांच बताती है कुछ कायदे कानून और उसूल, और उसे ग्रुप देना एंड नाम देना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। मतलब कि बहुत सारे जानदार हैं इस दुनिया में, तो हमें जानदारी के लिए, हमें आसानी के लिए, हमें उसे ग्रुपिंग ग्रुपों में रखा जाता है, किंगडम्स में, और ऑर्डर्स देते हैं उन्हें, और किंगडम देते हैं उन्हें, फैमिली देते हैं। तो फैमिली, ऑर्डर और किंगडम और नेमिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रासिका
सरसों प्लांट है, सरसों प्लांट, इसका ये कॉमन नेम है सरसों। सरसों का पौधा जो होता है, अगर उसको, उसका कॉमन नेम तो ये है सरसों, उसका बॉटनिकल नेम है ब्रोसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये उसका बॉटनिकल नेम है। तो सरसों का जैसे प्लांट है, तो उसे हम एक किंगडम भी दी है उसे, हमने उसके फैमिली भी दी है, ऑर्डर भी दिया है और नाम भी दिया है। तो जानकारी के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनॉमी के अंदर हमें उसे ग्रुपिंग देते हैं, नेमिंग देते हैं और रूल्स के हिसाब से रखते हैं, जैसे हम हमें उसे उस जानदार उस एनिमल्स का पता चल सके। तो ये टेक्सोनॉमी जो है, ये हम अगले चैप्टर में भी आगे आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी में कैसे नेमिंग दी जाती है, कैसे उसे फैमिलीज दी जाती है या किंगडम में कैसे रखा जाता है। तो बिल्कुल वहाँ वजाहत से बयान की गई है टैक्सोनॉमी। अगला है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस मीन्स डिसेंट, ओरिजिन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हेरिडिटी की स्टडी को कहते हैं, जो मुंतकिल होते हैं कैरेक्टर्स अपने वालदेन से उसकी औलाद की तरफ। जैसे मुशाबत होती है, जैसे जैसे बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के मुशाबत रखते हैं, तो ये जीन की वजह से। अगर उसके वालदेन लंबे हैं हाइट में, तो उसकी औलाद भी लंबी होगी, या वो गोरे हैं तो उस वो भी गोरे पैदा होंगे। तो शेप और साइज, हाइट, वो पेरेंट्स पर जाती है, ये होता है जीन की वजह से। तो जेनेटिक्स हमें स्टडी ऑफ हेरिडिटी बताती है। हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब ये होता है कि जीन की मुंतकली होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। वालदेन की, वालदेन से अपनी औलाद की तरफ, जो भी वो एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, हर एक में होती है जो भी ऑर्गेनिजम्स है। ये जेनेटिक्स हमें स्टडी ऑफ हेरिडिटी बताती है, स्टडी अबाउट जीन्स। अगली हमारी डेफिनेशन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये ग्रीक है, एम्ब्रियन, एम्ब्रियो, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। अभी ये एम्ब्रियो क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसकी फॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। ये जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइज कैसे होता है, स्पर्म प्लस एग, मेल और फीमेल के जो सेल्स हैं वो जब मिलते हैं तो फर्टिलाइज एग बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। जब अ, माँ के पेट में जब जब चाइल्ड बनता है, पैदा होता है, तो वो जाइगोट से सेल सेल मिलकर जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर एक स्टेज आती है जो जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एक चाइल्ड में तब्दील हो जाता है। तो ये 9 महीने का प्रोसेस होता है, जो जैसे एक सेल से लेकर एक बेबी तक, ये हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। वो एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमें पता चल गया। आगे की डेफिनेशन है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंट से हमें पता चलता है, लव से क्या इसकी मीनिंग क्या है।
इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ये हमें बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में जो ताल्लुक है और उसका जो बाहमी असर है, तो हम उसे पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है नॉन लिविंग फैक्टर्स पर, जैसे एयर है और वाटर है और फूड है और सॉइल है। मतलब कि हम जो डिपेंड करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हवा का, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, वो नॉन लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो ऑर्गेनिज्म हमेशा डिपेंड करता है नॉन लिविंग फैक्टर्स पर और नॉन बेजान चीज़ों पर, जो उसे ज़िंदगी की सर्वाइव के लिए लाजमी है। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमें यही बताती है। आगे है पैलेंटोलॉजी। ये है पैलेंटोलॉजी। पैलियोस मीन्स एंशियंट, ऑन्टोस मीन्स बीइंग, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। मतलब कि एंशियंट, एंशियंट बीइंग, जो कदीमी जो जानदार थे, अब वो बाकी नहीं रहे, वो मर चुके हैं। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। हम ये स्टडी करते हैं जो रिमोट, जो गुजर चुके हैं पुराने दौर में, वो अब मर चुके हैं, ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? जो पिछले ज़माने में जो जानवर प्लांट्स से मर गए हैं, अब हमें उसकी हड्डियां मिलती हैं, उसके कुछ कुछ स्ट्रक्चर मिलती है, हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे पहले डायनासोर थी, तो अब उसकी हड्डियां हमें मिलती हैं, तो हमें उस हड्डियों के फॉसिल्स कहेंगे। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स छोटे भी होते हैं, तो उनकी स्टडी हम करते हैं पैलेंटोलॉजी में। आगे है बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स for manipulation of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology। यह कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी में मैनिपुलेशन ऑफ जीन का इस्तेमाल होता है। जीन की स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं और हम उसे जीन को तब्दील करके हम अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर, हमें जो चाहिए वो हमें कैरेक्टर मिल जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उसे स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आजकल के दौर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ जीन बहुत हो रहा है प्लांट्स में, फॉर्म्स में, और हमारी जो फॉर्म्स की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। मतलब कि जीन का इस्तेमाल होता है इसमें। आगे हमारी ब्रांच है सोशो बायोलॉजी। सोशो लैटिन वर्ड है टू एसोसिएट, वास्ता रखना। The study of social behavior of living organisms, that is interaction between themselves। अब ये सिंपल डेफिनेशन है कि ये हमें बताती है कि ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर क्या है, उसके जो आपस में रहते हैं तो उसका इंटरेक्शन क्या होता है अपने आप में, इंटरेक्शन बिटवीन themselves। अगर एनिमल्स हैं, अगर जंगल में रहते हैं तो उनका इंटरेक्शन बीच में कैसा है, अगर इंसान है तो उनका इंटरेक्शन कैसा है, अगर प्लांट्स हैं तो जंगल में हैं तो उनका माहौल के साथ या किसी ऑर्गेनिज्म के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। तो ये होता है सोशो बायोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं। आगे डेफिनेशन है, ब्रांच है पैरासिटोलॉजी। ये सिंपली पैरा मीन्स अब द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। जो भी पैरासाइट्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं तो पैरासिटोलॉजी में कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी हमें बताती है कि स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके जिस्म में रहकर उसे नुकसान पहुंचाएं तो उसे पैरासाइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मच्छर के अंदर एनोफिलिस, मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये एक पैरासाइट है। ये मच्छर के अंदर एक पैरासाइट होता है जो हमारे जिस्म में अंदर जाकर हमें मलेरिया दे देता है, प्रोड्यूस करता है, हमें हाई फीवर हो जाता है। तो ये पैरासाइट है जो हमें ऑर्गेनिज्म को बीमार करता है। और दूसरा एग्जांपल है बैक्टीरियाज। ये भी बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इसे भी हम पैरासाइट कहते हैं। ये फायदेमंद भी कुछ होते हैं बैक्टीरिया, कुछ नुकसान भी जिस्म में पैदा करते हैं। फिर अगली ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स, अद्वियात। जो दवाएं हम यूज़ करते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, तो ये ब्रांच है फार्माकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन है द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। ये हमें बताती है कि उस ड्रग्स का, मेडिसिन का क्या एक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये सिंपली जो मेडिकेशन है, मेडिसिन्स है, ड्रग्स हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी में। अगली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ये हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो बनाते हैं सेल को और उसके ऑर्गेनेल्स को। जाहिर सी बात है, सेल भी किसी मॉलिक्यूल्स का बना है और उसके ऑर्गेनेल्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सिंपली हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे जिस्म के लिए लाजमी है। ये किस चीज़ का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एलिमेंट्स का बना होता है। ये हमारा एनर्जी सोर्स है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे जिस्म को एनर्जी देता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हमारे जिस्म के लिए लिपिड्स भी ज़रूरी हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये एनर्जी को स्टोर करता है और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हमारे सेल्स भी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये फैट है एक, लिपिड्स। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आ जाता है। ये इसका काम है सेलुलर फंक्शंस, एंजाइम रिएक्शंस। सेल्स के फंक्शंस को पर काम करता है या एंजाइम के रिएक्शंस के पर काम करता है। ये हमें हेल्प देता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में है। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब कि डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो हमें जीन के बारे में बताते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, और जो जीन्स के पर काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन की इंफॉर्मेशन के लिए। ये बुनियाद है, ये डीएनए एंड आरएनए। तो आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, जो भी ब्रांचेस हैं, और हमने बहुत ही सिंपल वे में हमने पढ़ा जैसे आम स्टूडेंट को भी समझ आ जाए। आगे हम जो भी टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड विथ अदर साइंसेस, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।